हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। टॉपर सीरीज शुरू कर दिया गया है और हमारा टारगेट है फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस नंबर लाना। तो 480 प्लस नंबर कैसे आएगा? तो जैसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं बिल्कुल वैसा ही वैसा प्रश्न आपको पढ़ना पड़ेगा और बिल्कुल वैसा ही प्रश्न आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। आज की इस वीडियो में विज्ञान के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और 6 बजे सुबह से यहाँ पे हमारे वेबसाइट पे हिंदी का लाइव टेस्ट होगा तो आप लोग ज़रूर उस टेस्ट को दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान किससे होता है? ए ऑप्शन है जड़ से, बी ऑप्शन है रंध्र से, सी ऑप्शन है तना से, डी ऑप्शन है टहनी से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान किससे होता है? तो रंध्रों के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रंध्र कहाँ पे पाए जाते हैं? तो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? ए ऑप्शन है जल का परिवहन के लिए, बी ऑप्शन है भोजन का परिवहन के लिए, सी ऑप्शन है अम्ल का परिवहन के लिए, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो जो फ्लोएम होता है ये भोजन का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो जाइलम होता है वो जल का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं? ए ऑप्शन है ऑक्सिन, बी ऑप्शन है एथिलीन, सी ऑप्शन है एब्सिसिक, डी ऑप्शन है जिब्रेलिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं। तो एब्सिसिक हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पौधों में वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है प्रमस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। से आपको याद रखना है। और मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 1400 ग्राम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधे श्वसन में किस गैस का उपयोग करते हैं? ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है कार्बन गैस, सी ऑप्शन है क्लोरीन गैस, डी ऑप्शन है हीलियम गैस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं। तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का उपयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य में प्रांकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक स्वस्थ मनुष्य में प्रांकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है। तो प्रांकुंचन 120 होता है और अनुशीतलन 80 होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया? ए ऑप्शन है साधारण मटर, बी ऑप्शन है गुलाब, सी ऑप्शन है गेहूं, डी ऑप्शन है चना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया। तो साधारण मटर के पौधे का चयन किया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मेंडल ने कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया?
तो 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि CFC का व्यापक उपयोग किस में होता है? ए ऑप्शन है एयर कंडीशनरों में, बी ऑप्शन है रेफ्रिजरेटरों में, सी ऑप्शन है इंजनों में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि CFC का व्यापक उपयोग किस में होता है? तो एयर कंडीशनरों में होता है, रेफ्रिजरेटरों में होता है, इंजनों में भी होता है, यानी इनमें से सभी में होता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और CFC का पूरा नाम क्या होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। और ये जो CFC होता है ये ओजोन परत को नष्ट करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि जीन शब्द किसने दिया था? ए ऑप्शन है वाटसन ने, बी ऑप्शन है मेंडल ने, सी ऑप्शन है न्यूटन ने, डी ऑप्शन है जोहानसन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीन शब्द किसने दिया था? तो जीन शब्द जोहानसन ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये जो जीन होता है ये माता पिता के गुण उनके संतानों में पहुंचाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ए ऑप्शन है 46, बी ऑप्शन है 23, सी ऑप्शन है 21, डी ऑप्शन है 20। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो संख्या पूछे तो 46 होगा और जोड़ी पूछे तो 23 जोड़ी होगा। तो यहाँ पे संख्या पूछा है तो 46 होगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न सेंटअप परीक्षा में पूछा गया था कि मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? ए ऑप्शन है डार्विन ने, बी ऑप्शन है ओपेरिन ने, सी ऑप्शन है लैमार्क ने, डी ऑप्शन है न्यूटन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि परावैंगनिक किरण के कारण मनुष्यों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ए ऑप्शन है त्वचा कैंसर, बी ऑप्शन है एड्स, सी ऑप्शन है डेंगू, डी ऑप्शन है मलेरिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परावैंगनिक किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो त्वचा कैंसर उत्पन्न होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और परावैंगनिक किरणों को कौन छानने का कार्य करता है? तो ओजोन परत छानने का कार्य करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश किसका रूप है? ए ऑप्शन है धारा का, बी ऑप्शन है ऊर्जा का, सी ऑप्शन है शक्ति का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश किसका रूप है? तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये जो प्रकाश होता है ये अनुप्रस्थ तरंग होता है, इसे आपको याद रखना है। और प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। विज्ञान के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है विद्युत शक्ति, बी ऑप्शन है विद्युत धारा, सी ऑप्शन है प्रतिरोध, डी ऑप्शन है विभवांतर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 2। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं?
तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और श्वेत प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। और जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है बल, बी ऑप्शन है शक्ति, सी ऑप्शन है ऊर्जा, डी ऑप्शन है कैलोरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। ए ऑप्शन है रेटिना, बी ऑप्शन है आइरिस, सी ऑप्शन है नेत्र गोलक, डी ऑप्शन है कार्निया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। तो कार्निया वाला भाग दान में दिया जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पे बनता है, तो रेटिना पे बनता है, इसे आपको याद रखना है। और नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन एक अर्धचालक पदार्थ है। ए ऑप्शन है हीरा, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है सिलिकॉन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन एक अर्धचालक पदार्थ है। तो जो सिलिकॉन होता है ये अर्धचालक होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये जो हीरा होता है ये अधातु होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है। ए ऑप्शन है निष्क्रिय गैस, बी ऑप्शन है क्लोरीन गैस, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है। तो निष्क्रिय गैस भरा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो विद्युत बल्ब का ये जो फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है वाट, बी ऑप्शन है एम्पियर, सी ऑप्शन है वोल्ट, डी ऑप्शन है ओम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। तो वोल्ट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है, इसे आपको याद रखना है। और विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। तो कार्बन के 6 परमाणु होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर पूछता कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 12 होते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अक्रिय तत्व है। ए ऑप्शन है कार्बन, बी ऑप्शन है हीलियम, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन अक्रिय तत्व है। तो इसमें से हीलियम अक्रिय तत्व है, ये किसी अन्य तत्व से अभिक्रिया नहीं करता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है। ए ऑप्शन है P4, बी ऑप्शन है P2, सी ऑप्शन है P5, डी ऑप्शन है P3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है।
तो P4 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और फास्फोरस को हम पानी में डुबा के रखते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि पीतल किसका मिश्र धातु है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पीतल किसका मिश्र धातु है। तो ये तांबा और जिंक का मिश्र धातु है, यानी कॉपर और जेडन का ये क्या है, मिश्र धातु है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7 से 7.8 के बीच, बी ऑप्शन है 8 से 8.4 के बीच, सी ऑप्शन है 9 से 9.9 के बीच, डी ऑप्शन है 7.4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है। तो 7 से 7.8 के बीच में होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी, बी ऑप्शन है ऊष्माशोषी, सी ऑप्शन है रासायनिक, डी ऑप्शन है भौतिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है उपचयन, बी ऑप्शन है अपचयन, सी ऑप्शन है संरक्षण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, तो अपचयन कहलाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है। ए ऑप्शन है 26, बी ऑप्शन है 23, सी ऑप्शन है 25, डी ऑप्शन है 24। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है। तो लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लोहा का संकेत Fe होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। इस सीरीज में हम आपको 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अभी सुबह 6 बजे यहाँ पे हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन हिंदी का टेस्ट होगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी जाइए और हिंदी का आप लोग टेस्ट दीजिए। आप सभी लोग जाके यहाँ पे टेस्ट दीजिए, क्योंकि जितना ही टेस्ट दीजिएगा उतना ही आपका जो स्ट्रॉन्ग होते जाएगा आपका पढ़ाई। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। ए ऑप्शन है 22 कैरेट का, बी ऑप्शन है 24 कैरेट का, सी ऑप्शन है 20 कैरेट का, डी ऑप्शन है 21 कैरेट का। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। आप लोग याद से यहाँ पे 6 बजे आप लोग हिंदी का टेस्ट जरूर दे लीजिएगा वेबसाइट पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।